चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन अलग अलग टॉपिक पढ़ा था। एसी थ्रू रजिस्टर्स, एसी थ्रू कैपेसिटर्स एंड एसी थ्रू इंडक्टर्स। आज की क्लास में जो हमारा हेडिंग है दैट इज एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। अब देखिए एसी थ्रू एलसीआर का क्या मतलब है वो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एसी थ्रू एलसीआर क्या है। एलसीआर मतलब एक ही सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है और रेजिस्टेंस भी लगा है। मैं इस सर्किट को अगर बगल में बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सर्किट बनाई गई है। पहले वहां पर L लगा हुआ है, उसके बाद C है, फिर उसके बाद R लगा हुआ है और इस प्रकार से जब इसे मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, एक AC सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू L, दिस इज C and this is R. The resistance offered by this is X of L. Resistance offered by this is X of C और यहां तो R is equal to R ही रहता है। अब मुझे बस एक चीज और आप बताइए कि L के केस में, C के केस में और R के केस में what is the leading and lagging value of the voltage with respect to current? करंट के रेस्पेक्ट में बोलिएगा। What do you mean by करंट के रेस्पेक्ट में? सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ I, तो इस केस में तो दोनों में लीडिंग लैगिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इसलिए I और E एक ही दिशा में होते हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, सपोज दिस इज I, तो I के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वोल्टेज की, कैपेसिटर में लीड करती है या लैग करती है? लैग करती है, एकदम पक्का आपको याद है। तो यहां पर ये क्या कर रही है? लैग कर रही है, यानी यहां पर वोल्टेज ऐसा है। और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ दिस, यहां पर अगर करंट इधर है तो शायद इस केस में द पोटेंशियल इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और हियर देयर इज नो लैग और लीड, यहां पर कोई लैग और लीड नहीं होता है। ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरा जो डेरिवेशन आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या डेरिवेशन है? एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट उसे कहते हैं जिसमें L भी हो, C भी हो और R भी हो। L इज व्हाट? इंडक्टर्स, C इज व्हाट? कैपेसिटर एंड R इज व्हाट? रजिस्टर। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा होता तो मैं 100% गारंटी लिख देता कि इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता ही आता है। हर साल पिछले मतलब 10 सालों से आप कह सकते हैं अगर एसी से कोई सवाल पूछा गया है तो इसका डेरिवेशन फिक्स आएगा ही आएगा। एलआरसी सर्किट तो आना ही आना है, एलसीआर सर्किट तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। इस बार चूंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है तो हमें इसे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव है तो इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के सवाल इसके अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं। वी कैन अज्यूम कि क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होंगे जहां पे आपको ये लीडिंग लैगिंग का कुछ पूछ ले, आपको फॉर्मूला बेस्ड कुछ पूछ लिया जाए, अगर किस एंगल से वो लीड करता है, किस एंगल से लैग करता है, व्हाट इज द एंगल विथ विच इट लीड और लैग, इस तरह का कुछ सवाल आपको पूछा जाता है। और मैंने ऑब्जेक्टिव वाली बुक दी है आपको, उसको देखिएगा, उसमें एलआरसी के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। यहां पे लिखिए, सपोज अ सर्किट कंटेन्स इंडक्टर L, कैपेसिटर C and resistance R connected in series. Suppose a circuit contains an inductor L, capacitor C and resistance R connected in series to an AC source. Then उसके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसे क्या मान लूं? I मान लूं, तो आप ये कह सकते हैं कि VL जो है वोल्टेज अक्रॉस L, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L विल बी इक्वल टू I नॉट इनटू X ऑफ L के बराबर। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट V ऑफ C, दैट इज I नॉट इनटू X ऑफ C, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, दैट इज I नॉट इनटू R। तीनों के बगल में ये डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम के नीचे लिख लीजिएगा, जहां पे तीनों के बगल में आपको लिखना है VL इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L, VC is the maximum voltage across C and VR is the maximum voltage
across L, maximum voltage across C and maximum voltage across R। इस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यू नीड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आपको इसके लिए क्या बनाना होगा? फेजर डायग्राम बनाना होगा। तो होप कि आपने ये बना लिया होगा, ये आपने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके नीचे ये सारी बातें भी आपने लिख ली होगी। बस यहां पर एक अजम्पशन ध्यान रखिएगा, यहां पे एक छोटा सा अजम्पशन हम लोग लेते हैं इस डेरिवेशन को करने से पहले कि यहां पर VL जो है वो बड़ा है VC से। VL जो है वो क्या है? बड़ा है VC से। इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में ये हमारा अजम्पशन है। अगर किसी क्वेश्चन में VC बड़ा दे दे VL से तो मैं बताऊंगा आपको कि इससे उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ताकि अगर बाई चांस आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जहां पे VC VL से बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन में क्या परिवर्तन आएगा। और एल्स जो डेरिवेशन अभी मैं कराने वाला हूं उसमें मेरा अजम्पशन क्या है कि द वोल्टेज अक्रॉस L इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस C। वोल्टेज अक्रॉस L इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस C। लिखें इन द फेजर डायग्राम, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, इसके नीचे लिखिए इन अ फेजर डायग्राम ऑफ LCR all the three phases are combined together, all the three phases are combined together, all the three phases are combined together। क्या है फेजर डायग्राम? जरा ध्यान से देखें। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। इस तरफ जो वोल्टेज का कंपोनेंट है इसको मैं VR बोलूं तो कोई दिक्कत? ये E विच इज अक्रॉस R, ये किस तरफ है? इधर है। अच्छा, अगर मैं ऊपर की ओर एक वोल्टेज लिखूं दैट इज कॉल्ड एज VL, कोई दिक्कत? बिकॉज करंट के रेस्पेक्ट में VL जो है वो क्या हो रहा होगा? इट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ π/2। सिमिलरली VC नीचे की ओर बनाऊंगा और ये इस करंट के डायरेक्शन से लैग कर रहा होगा बाय एन एंगल ऑफ π/2, जो कि ऑलरेडी आपने यहां पर बना रखा है। ये तीन बातें अगर आपको क्लियर है तो बताइए कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मुझे बताइए कि अजम्पशन जो मेरा है वो क्या है? VL इज ग्रेटर देन VC। ये बड़ा है और ये छोटा है, मैंने मैग्नीट्यूड में भी आपको दिखा रखा है। इन दोनों को कंपेंसेट करके, यानी VL में से जब आप VC को घटा देंगे ओवरऑल कुछ ये आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज VL माइनस VC। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये बोल रहा हूं कि चूंकि आपका VC नीचे है, VL ऊपर है, और दे दोनों किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो कैसे होगा? VL बड़ा है ना, तो VL बड़ा है, बड़ा में से छोटा चीज घटेगा तो कुछ चीज ऊपर ही रह जाएगी, और जो ऊपर बचेगी उसे मैं बोलूंगा VL माइनस VC। तो इसको वेक्टोरियली मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर जो E0 है वो एज यूजुअल कहां पर है? इसी जगह पर। दिस इज E0 विच इज एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी या थीटा एंगल पर है, जो कि ओमेगा टी के बराबर होता है। दिस इज योर व्हाट इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो आपको यहां पर दिख रहा है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। और VR के ही डायरेक्शन में I0 भी होगा। Why? I is always in which direction? In x axis। तो I और VR का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं? चलिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ E0। हम लोग E0 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है
उसको ही फाइंड करना चाहते हैं। अगर उसे मुझे फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, क्या मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना सकता हूं? ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये मुझे पता करना है, तो इसको एक छोटा सा नाम दे दीजिए, लेट इट O, let this point be A and let this point be B. तो इन अ ट्रायंगल OAB which is right angle at B, जो कि राइट एंगल किस पर है? B पर है। कैन आई राइट OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस लगा के क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस? ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है, OAB इज द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में OA होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस OB होल स्क्वायर। OB किसके बराबर होगा? OB विल बी इक्वल टू VR का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज VR ओनली। AB जो है, व्हाट इज AB? AB किसके बराबर है? मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो यही है, और AB किसके बराबर है? VL माइनस VC के, VL माइनस VC के होल स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर होना चाहिए? OA के होल स्क्वायर के बराबर। इस डेरिवेशन में सिर्फ एक ही चीज चेंज कर जाएगी अगर आप ये अजम्पशन को नहीं मानते। अगर आपने अजम्पशन लिया कि VC बड़ा है VL से, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? VC माइनस VL। बस यही एक पॉइंट आपको क्या रहना चाहिए? ध्यान रहना चाहिए। चूंकि हमने अज्यूम किया है कि VL VC से बड़ा है, इसलिए हमने VL माइनस VC लिखा है। अगर ये मैं अज्यूम करता कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो वी वुड हैव रिटन इट VC माइनस VL। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं? अब कैन आई राइट OA का होल, OA इज इक्वल टू अंडर रूट VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? कोई डाउट है तो पूछिए यहां तक। नहीं? ये मिटा दो, ये सारी वैल्यूज आपने लिख रखी है। चलिए, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू का केस था उसे मैं यहां से मिटा रहा हूं, सो दैट कि डेरिवेशन को फर्दर क्या किया जाए? कंटिन्यू किया जाए। ये OA किसके बराबर है? E नॉट। OA इज इक्वल टू द पीक वैल्यू। अब वो किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। E नॉट इज इक्वल टू, VR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? I नॉट इंटू R का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस VL की जगह पे I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं? अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो I नॉट I नॉट I नॉट, क्या मैं I नॉट को कंप्लीटली बाहर निकाल सकता हूं? आराम से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। दिस विल बी I नॉट बाहर निकल गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, XL माइनस XC तभी बन रहा है जब हमारा अजम्पशन क्या है? VL इज ग्रेटर देन VC। अगर मेरा VC ग्रेटर देन VL होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? XC माइनस XL हो जाएगा। अब अगली लाइन में आपका डेरिवेशन क्या हो सकता है? समाप्त हो जाएगा। यहां पे एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज इंपिडेंस। क्या बोल रहा हूं मैं? इंपिडेंस। इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आया था उसको क्या बोले थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस आया था उसको क्या बोले थे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया उसको हम लोग रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। इन तीनों के द्वारा मिलकर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैदा किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इंपिडेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंपिडेंस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंपिडेंस, विच इज डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू Z। तो ये Z क्या होता है? थोड़ा सा अगर मुझे आप परमिशन दें तो ये जो फेजर है उसको थोड़ा मिटा रहा हूं। देखिए, इंपिडेंस क्या होगा? E नॉट बाई I नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको आपको डब्बे में क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। इसको आपको डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूं, इसको आपको डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, देयरफॉर Z इज कॉल्ड एज impedance of a LCR circuit. Z is called as the impedance of LCR circuit. LCR सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है, Z को हम लोग कहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख, हेडिंग डालें इंपीडेंस, हेडिंग डालें इंपीडेंस। इट इज द टोटल रेजिस्टेंस offered by a circuit, it is the total resistance offered by a circuit in which all three, it is the resistance offered by the circuit in which all three, कौन कौन से, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों के तीनों लगे हुए हैं, उस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंपीडेंस। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट, आर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट, आर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अब मैं एक इंपीडेंस का छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय अ इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है, चार ऑप्शन हो सकता है। आज कह सकता है व्हाट इज द हाइपोटेनस ऑफ अ इंपीडेंस ट्रायंगल, सवाल ऐसे आपको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज एन इंपीडेंस ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल है जिसके अंदर दिस इज R, दिस इज XL माइनस XC एंड दिस इज द रिजल्टेंट Z, दिस इज phi, दिस इज 90 डिग्री। अगर मुझे Z को अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखना है, तो ऑब्वियसली ये तभी लिखा जाएगा जब एक राइट ट्रायंगल बने जिसके अंदर परपेंडिकुलर XL माइनस XC हो और बेस R हो और ये Z हो। यहां से अगर मैं tan phi निकालूं तो tan phi किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर, और परपेंडिकुलर XL दैट इज I नॉट, XL को क्या लिखेंगे, अगर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC होल डिवाइडेड बाई I नॉट इंटू R। ये tan phi को और क्या लिख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC बाई VR के बराबर। तो ये दो फॉर्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन द केस, जो भी आपको दिया जाए उसके बेसिस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल ऐसा पूछ ले कि परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताइएगा इट इज द समेशन ऑफ, समेशन माने इट इज द डिफरेंस ऑफ XL माइनस XC माने इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और बेस क्या होगा, R होगा, और Z इज इंपीडेंस। चूंकि ये ट्रायंगल का रिजल्टेंट Z है, दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है, व्हाट इज इंपीडेंस ट्रायंगल, क्या चीज, फेजर डायग्राम से भी वही निकलता भाई, इसी से तो निकला है। दिस इज VL माइनस VC, दिस इज VR, दोनों को I नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, XL माइनस XC बाई XR, मतलब XR बोल रहा हूं R, और ये R है, ये XL माइनस XC है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा Z, और ये एंगल क्या है, phi है, जिस एंगल पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। अब जो आपका करंट का फंक्शन है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो लीडिंग है कि लैगिंग है। करंट का फंक्शन लीडिंग है कि लैगिंग है। तो ये tan थीटा पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, tan थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव,
ऑब्वियसली पॉजिटिव, नेगेटिव आता तो एक माइनस साइन होता। अगर मेरा tan थीटा पॉजिटिव होता है तो वो लीडिंग का केस है, लैगिंग का केस है? लैगिंग की लीडिंग? पॉजिटिव है तो लैगिंग का केस होता है। तो इस हिसाब से जब आप वेव डायग्राम बनाएंगे एलसीआर सर्किट का तो वो कैसा होगा अभी मैं आपको बताता हूं। देख लीजिए ना जाके, आपने तो इक्वेशन लिख रखा है पहले से। लीडिंग और लैगिंग में जब माइनस होता है तो क्या होता है और प्लस होता है तो क्या होता है। चलिए अभी देखिए, ये आपका कौन सा फेज है? दिस इज योर नॉर्मल फेज। सबसे पहले हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट को। दिस इज ई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सेकेंड जो आप इस वेव में बनाएंगे दैट इज करंट। अब मुझे ये देखना चाहिए कि करंट क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो करंट की वैल्यू होगी ई नॉट बाई जेड, और ऑब्वियसली जब आप इसको किसी चीज से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज छोटी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एंगल आया है tan फाई, ये पॉजिटिव आया, यानी ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये कुछ एक नए एंगल से स्टार्ट होगा जिसकी एम्पलीट्यूड भी क्या होगी, छोटी होगी। और ये जिस एंगल से बढ़ रहा होगा, यहां से यहां की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, फाई। दिस फाई इज द सेम फाई विथ विच इट इज लैगिंग। ये फाई क्या है? दिस इज द एंगल विथ विच करंट इज लैगिंग। ये बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, एलसीआर सर्किट के अंदर कुल मिलाकर इतनी ही बातें होती हैं। छोटे छोटे दो स्पेशल केसेस हैं, मैं चाहता हूं पहले आप इसको पूरे अच्छे से समझ लें। एक बार मैं बोलिएगा तो पूरा रिवाइज करा देता हूं, सो दैट कि आपको एक आइडिया लगे कि हमने क्या देखा है। आज ही की क्लास में हमने इतना देखा कि आप एलसीआर के अक्रॉस करंट का क्या वैल्यू है, वेदर इट इज लीडिंग और लैगिंग और सेम फेज में है, वो मैं निकालना चाहता था। अगर मैं उसे निकालना चाहता हूं तो मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो लीड करता है लैग करता है, मैंने वो बनाया। कैपेसिटर के अक्रॉस लीड करता है लैग करता है, मैंने वो बनाया। और फिर मैंने इंडक्टर के अक्रॉस बनाया। जब इन तीनों को मैं एक साथ फेजर डायग्राम में मैंने डाला तो वहां पे एक अजम्पशन लिया कि VL क्या है, VC से बड़ा है। और जब VL VC को मैंने बड़ा अज्यूम किया तो ट्रायंगल ऊपर की ओर बन रहा था। अगर ट्रायंगल मेरा ऊपर की ओर बना है तो वहां पे जब आपने डेरिवेशन किया तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया वो किसके बराबर आया, Z के बराबर। Z इज कॉल्ड एज इंपीडेंस ऑफ अ AC सर्किट व्हेन all the three components that is inductor, capacitor and resistor are attached to it. इसको R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां से एक इंपीडेंस ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का जो एंगल है दैट इज ओनली द फेज डिफरेंस। और यहां पर पता चल रहा है कि फेज डिफरेंस क्या था, पॉजिटिव था। मतलब जो करंट है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ फाई। और वो फाई से ही हमने इसको यहां पे दिखाया है, जहां पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, ई नॉट, और इसका जो पीक आएगा मेरे ख्याल से यहां कहीं बीच में आना चाहिए, दिस इज आई नॉट। तो ये इससे छोटा होना भी चाहिए और ये फाई एंगल से क्या होना चाहिए, लैग भी करना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता था तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, यहां तक अगर आप लिखते थे तो आपको 3.5 से 4 नंबर मिल जाता। अभी और थोड़ा सा पार्ट रह गया जिसको पूरा लिख लेंगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। तो आज की क्लास हर साल 5 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार करने के काम में लिया जाता था। लिखें, यहां तक सब बना लिए ना, इसके नीचे लिखें, इसके नीचे द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द करंट, द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ द करंट ऑफ एन LCR सीरीज सर्किट, of an LCR series circuit is obtained by using the technique of the amplitude and phase of the current for an LCR series circuit is obtained by using the technique of phasor, by using the technique of phasor, full stop, by using the technique of phasor, full stop. But this method of analysis, this method of analysis have certain disadvantage. तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what are the disadvantages of solving LCR circuit with the help of phasor diagram. तो उसका आंसर अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं कि what are the disadvantages. But this method of analyzing AC circuit have certain disadvantages. First disadvantage लिखिए, पहला disadvantage, number 1, the phasor diagram does not signify anything about initial condition
फेजर डायग्राम इनिशियल कंडीशन के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं प्रदान कर रहा है। दैट इज किस टाइम से आप एलसीआर सर्किट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर टाइम की वैल्यू चेंज कर जाएगी तो फिर ये ओमेगा टी चेंज कर जाएगा, और ओमेगा टी चेंज कर गया तो फिर सारी कहानी बदल गई। तो ये मेरा अजम्पशन है कि करंट और वोल्टेज जो है वो एक ही दिशा में बह रहे हैं, और उसी टाइम पर जिस दिशा में दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं उसको हमने टाइम टी इज इक्वल टू क्या मान लिया, 0 मान लिया, और उसी के रेस्पेक्ट में आप पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, पूरा पॉइंट रिपीट कर दूं। द फेजर डायग्राम डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग अबाउट द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, फुल स्टॉप। आगे लिखें, वन कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ टी, उसी पॉइंट में, वन कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ टी एंड ड्रॉ द फेजर, एंड ड्रॉ द फेजर। तो कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ टी ले लेगा तो उसके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो ये अजम्पशन है हमारा कि टाइम जो है वो सबने एक ही साथ एक ही जगह पर लिया हुआ है। तो वन कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ टी एंड ड्रॉ डिफरेंट फेजर्स which will show the different phasor diagrams, which will show different phasor diagrams. Everybody will have a different phasor diagram, सबका अलग अलग phasor diagram आएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the solution of this equation gives steady state solution। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन मतलब आपने जो ये सॉल्यूशन निकाला वो किस केस पर निकाला था, वीसी क्या था, आई नॉट इंटू एक्सी, वीएल क्या था, आई नॉट इंटू एक्सएल, वीआर क्या था, आई नॉट इंटू, यानी आपने अज्यूम कर लिया कि सारे के सारे मैक्सिमम वैल्यू पर ही काम कर रहे हैं, पर ऐसा तो है नहीं। इंडक्टर की भी वैल्यू आगे पीछे हो सकती थी, आप आई नॉट के साथ उसकी वैल्यू को चेंज करा सकते थे। पीक वैल्यू पे ही ना आपने कैलकुलेट किया, क्या आई नॉट आपने बाहर निकाल लिया था, आई नॉट क्यों लिया, आप आई क्यों नहीं लिए, आई लेते तो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता, फिर आपको और वेरिएशन आ जाता। तो आपने इसको अज्यूम किया स्टेडी सॉल्यूशन, आपने स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकाला, पर वेरिएबल सॉल्यूशन भी आ सकता था। तो ये दो इसके ड्रॉबैक हैं एलसीआर सर्किट को सॉल्व करने का थ्रू फेजर डायग्राम। एग्जाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, 4 ऑप्शन दिया होगा उसमें से कोई एक सही होगा, या फिर कुछ असर्शन रीजनिंग का सवाल आ जाए कि ऊपर आपको असर्शन लिख दो, नीचे रीजन में इन दोनों ड्रॉबैक्स में से एक दे दे, तो आप उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। लिखें, हेडिंग डालें स्पेशल केस, हेडिंग डालें स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है उसको जरा समझते हैं। स्पेशल केस यह है, 3 स्पेशल केसेस यहां पर काम करते हैं। पहला स्पेशल केस है व्हेन XL is equal to XC, when XL is equal to XC, Z का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और tan फाई का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है XL माइनस XC बाई R के बराबर, यही पढ़े। अब इस स्पेशल केस 1 कहता है इफ XL किसके बराबर हो जाए, XC के। अगर XL XC के बराबर है, ये वाली क्वांटिटी खत्म, ये वाली क्वांटिटी भी खत्म, ये खत्म, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, R, और tan फाई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। tan किस थीटा पर 0 होता है, tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है, tan का कौन सा वैल्यू 0 होता है, विच एंगल, 0 डिग्री। अरे साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 इज 0, तो साइन 0 बाई कॉस 0 इज 0, 0 डिग्री पे, तो फाई क्या होगा, यहां से फाई क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। यानी क्या इससे मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट है। आप देखिए रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट कैसे थे, लैगिंग कितने का था, 0 डिग्री का। देखिए आंसर 0 डिग्री आया नहीं आया, तो ट्रू है। ये नहीं समझ में आया, हम लोग XL को XC के बराबर अगर पुट कर रहे हैं, अगर XL XC बराबर है, ये 0, ये बच गया R स्क्वायर का अंडर रूट, R स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स ओनली R,
तो z किसके बराबर हो गया, r के बराबर। tan थीटा किसके बराबर, 0। tan थीटा 0 मतलब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी हम लोग किसके बारे में बात करें, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसके अंदर इंपेडेंस किसके बराबर है, z के बराबर। और इस केस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 डिग्री। कोई मेरे ख्याल से इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस 2, नेक्स्ट इट इज केस 2, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। केस 2 क्या कहता है, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और tan फाई कितना होगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर स्क्वायर। और यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना कंक्लूड कर पा रहा हूं कि फाई क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर फाई पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूं इट इज इंडक्टिव सर्किट। एक्सएल अगर बड़ा है एक्सी से तो ज्यादा किसका ये है, माने जो डोमिनेंस किसका ज्यादा होगा, इसका। और अगर इसका डोमिनेंस ज्यादा है तो मैं बोलूंगा इट इज अ इंडक्टिव सर्किट। तो ये सारी चीज लिखने के बाद लिखिए द एसी सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इसके केस में इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी देन इंपेडेंस और जेड तो यही होगा, पर मैं कह सकता हूं फाई क्या होगा, पॉजिटिव। फाई विल बी पॉजिटिव, and if the phi is positive we can say that this particular circuit is inductive circuit। phi positive का क्या मतलब है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल पॉजिटिव है, यानी वोल्टेज करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा होगा। ये करंट है और इससे फाई एंगल आगे चल रहे हैं, तो वोल्टेज जो है वो करंट से कुछ लीड कर रहा होगा। रजिस्टिव सर्किट में दोनों एक साथ जा रहे थे। अगर ये लीड कर रहा है, पूरा 90 डिग्री से लीड करता तो क्या बोलते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पूरा 90 डिग्री से लीड करता तो क्या बोलते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं है, इसमें कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है। लेकिन अगर एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा होगा तो ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या है, यानी फाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है मतलब ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज फाई। यानी फॉर एन एलसीआर सर्किट इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी देन वी कैन से दैट दिस इज अ इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। और इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होना भी चाहिए जब करंट वोल्टेज से लीड करता है, यानी लैग करता है, या वोल्टेज करंट को लीड करता है तो आप कहते हैं इंडक्टिव सर्किट। पाई बाई 2 से करेगा तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगर पाई बाई 2 से कुछ कम से लीड कर रहा है, पर लीड कर रहा है, तो आप बोलेंगे इट इज अ इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ये बात समझ में आ गई। थर्ड, कहां पे, सॉरी थर्ड केस मैं ये मिटा दूं, ये मिटा दिया जाए, ये इंपीडेंस ट्रायंगल और ये सब। चलिए थर्ड केस, इफ थर्ड केस इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो z की वैल्यू अभी भी क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और tan थीटा अभी भी क्या होगा, tan थीटा विल बी एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये क्वांटिटी इसको क्या बना देगी, नेगेटिव, यानी फाई विल बी नेगेटिव। फाई नेगेटिव मतलब वोल्टेज विल लैग करंट। फाई नेगेटिव मतलब करंट से अब वोल्टेज क्या होगा, नीचे की ओर होगा, तब ना ये नेगेटिव फाई जाएगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री हो जाता तो आप क्या बोलते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। पर यहां पे तो प्योरली कैपेसिटिव नहीं है, आप खाली कह रहे हैं कि एक्सी जो है वो एक्सएल से बड़ा है। अगर ऐसा है तो ये आपका करंट, ये आपका वोल्टेज, ये नीचे नेगेटिव में पाई डिग्री एंगल, पाई माने 5 डिग्री एंगल से ये वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट प्योरली कैपेसिटिव बट कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। लिख दीजिएगा इसके नीचे, एज द थीटा इज नेगेटिव विच मींस द एसी सर्किट इज
कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होना भी चाहिए। क्यों? प्योरली अगर कैपेसिटिव होता तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री। पर यहां पर तो पूरा 90 डिग्री नहीं है, कुछ नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर नेगेटिव है यानी करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इट इज अ कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A capacitor of 100 mu F, a capacitor of 100 mu F and a coil of resistance 50 ohm, a capacitor of 100 mu F and a coil of resistance 50 ohm and inductance of 0.5 Henry, a capacitor of 100 mu F and a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry are connected in series with 110 volt 50 hertz source, 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. Calculate the RMS value of current in the circuit. Calculate the RMS value of current in the circuit. बहुत ही सरल सा सवाल है। अगर आप समझ गए हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट तो काफी आसानी से आप इसे बना पाएंगे। लॉजिक क्या काम करना चाहिए वो मैं अभी बताता हूं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। द लॉजिक जो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो ये है कि मुझे क्या निकालना है? IRMS निकालना है। IRMS इज इक्वल टू होगा ERMS बाय रेजिस्टेंस। चूंकि एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, L भी लगा है, C भी लगा है, R भी लगा है, तो यार रेजिस्टेंस की जगह मैं Z लिख दूं तो कोई दिक्कत? यानी ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये और ये अगर कोई बता दे तो मेरा काम चल जाए। Z कैलकुलेट करने के लिए Z का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा तो भी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये छोटा हुआ तो नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर होगा, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉजिकली तो बहुत फर्क पड़ता है, पर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से अगर मैं Z निकाल लूं, ERMS आपको 110 वोल्ट दिया हुआ है, 110 वोल्ट आपको दिया हुआ है ERMS, बस काम खत्म। अब अगर मुझे ये निकालना है तो इसके लिए मुझे चाहिए XL और XC की वैल्यू। XC होता है 1/ωc, XL होता है 1/ωL। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। इफ वी नो द फ्रीक्वेंसी कैन यू कैलकुलेट ओमेगा, दैट इज 100 पाई। बस XL और XC आप निकाल लेंगे, XL और XC निकाल दीजिए, सारा वैल्यूज को यहां पुट करिए, इसको यहां पे सॉल्व कीजिए। IRMS जो सॉल्व होकर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.816 एम्पेयर। ये जो सॉल्व होकर आता है वो आता है 0.816 एम्पेयर के बराबर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत सरल था, सिर्फ लॉजिकल फ्लो चाहिए था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। व्हाट वाज द लॉजिकल फ्लो? आपको IRMS चाहिए तो वो ERMS बाई Z होगा। ERMS की वैल्यू आपको दी गई है, Z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। Z इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R आपको डायरेक्टली मिला हुआ है, पर XL और XC नहीं पता। XL और XC आपको निकालना होगा, तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। 2 पाई म्यू को जब आप डालेंगे तो ओमेगा कितना आ जाता है? 100 पाई। 100 पाई के साथ आप L और C की वैल्यू को पुट कर दीजिए, XL और XC निकल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करिए, R की वैल्यू पुट करिए, उसको अंडर रूट करिए, Z निकल जाएगा। Z की वैल्यू को यहां पुट करिए, 110 से डिवाइड दे दीजिए, आपको 0.816 एम्पेयर निकल के आ जाएगा। अरे यार ये वोल्ट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू IR।
V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। हेडिंग डालें रेजोनेंस, हेडिंग डालें रेजोनेंस। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक दैट इज रेजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। रीजन बीइंग, एलसीआर सर्किट अगर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं भी हो रहा है तो भी आप 100% मान के चलिए ये इसके ऊपर 2 से 3 सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। मैं ज्यादा प्रोबेबल बोल सकता हूं कि इसके ऊपर एक आप मान के चलिए सोर्स बेस्ड जो नहीं रहता, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जो पैराग्राफ दे दिया 3 या 4 सवाल उसके ऊपर है, उसको आप सॉल्व करना होगा। एकदम मान के चलिए इसके ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर इसका नॉर्मल आपके जो बोर्ड एग्जाम में वेटेज 5 नंबर तो रहता है इस पूरे डेरिवेशन का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे फेजर डायग्राम पूछ ले एलसीआर सर्किट का, आपसे वेव डायग्राम पूछ ले, आपसे फेज डिफरेंस पूछ ले, आपसे कहे अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो बताइए क्या होगा, किस तरह की सर्किट हो सकती है। इतनी सारी चीजें हैं, कुछ भी आपसे इसके ऊपर पूछा जा सकता है। हेडिंग डालें रेजोनेंस। जहां कहीं भी एलसीआर सर्किट होता है वहीं पे रेजोनेटिंग कंडीशन पैदा होती है। पहले तो मुझे ये बताइए रेजोनेंस आप बोलते किसको? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस ट्रांसफर। रेजोनेंस क्या? हां दिया, रेजोनेंस नाम तो सुने रेजोनेंस का। कहां से आ रही है आवाज? हाँ अच्छा, तो केमिस्ट्री के रेजोनेंस में चले गए, कह रही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा रेजोनेंस आपको करा दिया, क्या फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का आंसर दे रहे हैं? हो सकता है। रेजोनेंस कंडीशन एक जगह पे पैदा होती है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने ऐसा सुना होगा या क्लास 9th में जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा कि जब कभी भी आर्मी की बटालियन किसी ब्रिज पर से क्रॉस करती है तो उसको कदम ताल तोड़ने बोल दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कदम ताल तोड़ दो। मतलब जो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट और जो ढम 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 करके वो लोग चलता है उसको तोड़ देने बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मेरी आवाज का एक अलग फ्रीक्वेंसी है, आपकी आवाज का अलग फ्रीक्वेंसी है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हेन मैचेस विद द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी के साथ मैच कर जाए तो वहां पे रेजोनेटिंग कंडीशन आ जाता है। और रेजोनेंस होने का मतलब होता है एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाए, यानी ऑसिलेशंस इतने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ आ जाए कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो बिखर जाएगा। आप ही सोचिए कि इस पूरे बिल्डिंग में, अच्छा अर्थक्वेक इज व्हाट? अर्थक्वेक इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ओनली। वहां पे क्या हो रहा है? कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं ड्यू टू सम ऑफ द अदर जियोग्राफिकल फेनोमेना। वो क्या सेस्मिक प्लेट्स और कुछ इस तरह के टकराना, कुछ कुछ तो धरती के अंदर हो रहा है उसी की वजह से। खैर आई एम नॉट अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी, बट कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और अगर कहीं वाइब्रेशन है तो जिस भी ऑब्जेक्ट में आप वाइब्रेशन दे रहे हैं उसके वो हिलेगा, और हिलने के बाद उसके टूटने की, बिखर के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस है, जो वेव का ऑसिलेशन है, वो इतना रैंडम और इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड का होने लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी लोग बोलते हैं कि ब्रिज पे चलते वक्त कदम ताल को क्या करा देना चाहिए, मतलब उसको जो एक परफेक्ट साउंड आ रहा है उसको तोड़ देना चाहिए ताकि जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना करे और वो ब्रिज सही सलामत रह जाए। क्योंकि अगर जो चलने से जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई है अगर वो किसी भी तरीके से उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो ब्रिज को क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और आप ही सोचिए कोई ब्रिज अगर ऐसे ऐसे झूलने लग जाए तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। अनलेस इट इज नॉट मेड अप ऑफ रबर। और यहां तो सब कंक्रीट का बना हुआ, और कंक्रीट इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं झेल सकता। अभी यही दीवार है, इसको अगर रेजोनेंस कंडीशन दे दिया जाए अपने गिर जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल और एक जगह आपने देखा होगा, कुछ कांच होता है आजकल जो ग्लास जो यूज करते हैं हम लोग कार्स में या बड़े बड़े ट्रक्स या जो बसेस में, उसको आप देखिएगा कि कोई पत्थर भी मारेगा तो वो इतनी आसानी से पहले जैसा नहीं होता कि बीच में से छेद हुआ पूरा वो कड़कड़ा के
टूट गया, ऐसा नहीं होता। अभी देखिएगा ऐसे मारिए वो पूरा ऐसे डायमंड के छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर जाता है। हैव यू सीन दिस? मूवी में नहीं है, रोड पे भी आपको गिरा हुआ दिखेगा डायमंड का टुकड़ा टाइप। वो क्या एक्सीडेंट हुआ रहता है तो उसके बाद कोई उधर गया, अरे एक्सीडेंट हुआ, तो वो देख के पता चलता है। वहां पे भी कुछ ना कुछ यही फेनोमेना आता है, जब वो टकराता है तो ग्लास की फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ उसका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होगा तो टूट के गिर जाता है। गॉट इट? इस प्रकार से एक रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में भी होती है। क्यों? कैपेसिटर 1/ωc, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्सएल ओमेगा एल इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो यहां पे रेजोनेटिंग कंडीशन हो सकता है। लिखिए, इन एलसीआर सर्किट when phase between current and voltage, in LCR circuit the phase phi between current and voltage is zero, the circuit is said to be resonance circuit. The circuit is said to be resonance circuit. उस सर्किट को आप क्या बोलते हैं? रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और एक्सएल जो कि होता किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर, और एक्सी जो कि होता है 1/ωc के बराबर, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। एट रेजोनेटिंग कंडीशन बोथ द फ्रीक्वेंसी विल मैच। मैंने कहा ना, जनरल जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और दोनों अगर मैच करगी तो रेजोनेंस होता है। तो ये तो मैंने आपको वेव में बताया। अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जानी चाहिए? सेम। एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो गया तो आप क्या लिखोगे? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी डेरिवेशन को फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। कैसे? आप ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/√LC, और यहां पे अगर म्यू को निकालें तो क्या होगा? 1/2 पाई √LC। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये कब होता है? ये वाला कब होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जब सर्किट हमारा कैसा हो? प्योरली रेजिस्टिव। क्यों? आपने केस 1 स्पेशल केस में क्या लिखा है? इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0, एक्सएल माइनस एक्सी 0 मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। यानी ये तभी होगा ना जब आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया है। देखिए, पहला केस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी के बराबर। यानी सर्किट में एल भी है, सर्किट में सी भी है। इन स्पाइट ऑफ दैट दिस सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पर ऐसा हो सकता है जब एक्सएल किसके बराबर हो? एक्सी के बराबर। और उसी कंडीशन को, उसी तरह के सर्किट को आप रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं, और उसी सर्किट में जो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी डेवलप होता है उसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं? और जिस टाइम पे रेजोनेंस होता है सर्किट में, उस टाइम पर Z की वैल्यू मिनिमम होती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम। ये आप समझ सकते हैं। Z का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो एक सेकेंड वाला जो स्क्वायर वाला टर्म था वो हट गया, तो Z डायरेक्टली किसके बराबर हो गया? R के। तो एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ इंपिडेंस इज मिनिमम। ये स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ इंपिडेंस इज मिनिमम। और I इज इक्वल टू होता है E/Z। ये अगर मिनिमम है तो करस्पॉन्डिंगली ये उस टाइम पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो करंट इज मैक्सिमम फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट। लॉजिकली भी सही है। क्यों? 3 तरह के उसमें रेजिस्टेंस थे। 2 रेजिस्टेंस पूरा
खत्म हो गया। ये क्या है, तीनों तो रेजिस्टेंस ही है ना। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट। अभी बाकी का दो रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली करंट उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसलिए एट रेजोनेटिंग कंडीशन करंट इज मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस इज मिनिमम। Impedance of an LCR circuit is minimum when it is purely resistive circuit, and current of the LCR circuit is maximum when it is purely resistive circuit. कोई डाउट? हेडिंग डालें क्वालिटी फैक्टर। अगली क्लास में क्वालिटी फैक्टर और एवरेज पावर ये दोनों पढ़ाते हुए LC ऑसिलेशन और चैप्टर समाप्त। तो हार्डली इट विल टेक अनदर 2 lectures, maximum 3 to complete this chapter। बोला भी होगा 6, 7, 8 लेक्चर में, 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आज छठा है, इट विल टेक अनदर 2 lectures to complete this particular chapter। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।